हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 11th क्लास की सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी, लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज इसमें से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन लेते हैं। तो आप एक वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा एंजॉय करिए और पूरा ध्यान से देखिए। हमारा फर्स्ट टॉपिक है भूमिका। मेक श्योर अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो भी देखिए, जिससे आपको ये वाली वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका से। तो भूमिका जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। भूमिका परिस्थिति का ज्ञातात्मक पक्ष होता है, यानी कि जो व्यक्ति जो परिस्थिति के अनुरूप इसको निभाता है। परिस्थिति किसे कहते हैं? परिस्थिति उसे कहते हैं जो व्यक्ति जिन पदों या स्थानों को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के द्वारा अर्जित करता है, उसे अपनाता है, उसे तो अर्जित परिस्थिति हो गई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 11th क्लास का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मेक श्योर आप इसे बहुत अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से देखिए। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है भूमिका। तो आपने मेरी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखिए, जिसके बाद आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो भूमिका जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, यानी कि जो भी परिस्थिति, यानी कि जो उसे परिस्थिति किसे कहते हैं, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, फर्स्ट पार्ट में बताया है। मैं अभी दोबारा बताती हूँ। परिस्थिति किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति को समाज द्वारा प्राप्त स्थान होता है, जो भी उसे समाज के द्वारा उसे स्थान प्राप्त होता है, उसको हम परिस्थिति कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप निभाता है। भूमिका परिस्थिति का ज्ञानात्मक पक्ष होता है, यानी कि उसी का एक अकॉर्डिंगली पक्ष होता है जो उसे निभाता है। भूमिका जो होता है उसकी, एक व्यक्ति के पास कई भूमिकाएं होती हैं। जितने उसके पास पद होंगे उतनी उसकी भूमिकाएं होंगी। भूमिकाएं हमारी संस्कृति द्वारा निर्मित होती हैं, जो हमें कल्चर से मिलती हैं। जो भूमिकाएं होती हैं वो कार्यात्मक भी होती हैं, जो कार्य के स्थान, जैसे कि कार्य से रिलेटेड भी हमें भूमिकाएं कभी कभी मिल जाती हैं। और जो भूमिकाएं होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं। परिवर्तनशील यानी कि वो बदलती भी रहती हैं। अलग अलग भूमिकाओं के अलग अलग महत्व होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक माँ का ले लेते हैं। माँ के हमारे कितने सारे रोल्स होते हैं। माँ हो गया, बेटी हो गया, बहू हो गया, बहन हो गया, पत्नी हो गया, और भी। तो इसी को हम भूमिका लेते हैं। उसको इतने सारे पद प्रोवाइड हैं, इतने सारे, और उसके अकॉर्डिंग वो उसे, उसके अनुरूप वो निभाती हैं। तो इसी को हम कहेंगे भूमिका। इसका दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि मल्टीपल्स रोल्स किसे कहते हैं, या फिर उसका अर्थ बताइए। तो भी आप यही लिखेंगे। तो आपको ये दो क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। जो भी मैंने इसमें बातें कही हैं वही उसमें आप विशेषताएं में भी लिख सकते हैं। तो भूमिका संघर्ष किसे कहते हैं? भूमिका संघर्ष किसे कहते हैं? ये एक से अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं के अपसंगत है। ये तब होती है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। ठीक है, जब उससे दो, मतलब कि कुछ टकराव होता है, जब कुछ विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप, जैसे कि अभी उदाहरण दे रखा है इन्होंने कि
उदाहरण है हमारा, एक मध्यवर्गीय कामकाजी महिला जिसे घर पर माँ और पत्नी की भूमिका मिली है और कार्यस्थल पर कुशल व्यवसाय की भूमिका निभानी पड़ती है। जिस कभी कभी ये उसकी दो यानी कि उसकी 3 भूमिकाएं उसे मिली हैं। तो कभी कभी वह इसके अंदर विरोध भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षा कब पैदा होती हैं, जब कभी कभी वह कार्यस्थल में ज़्यादा बिजी हो जाती हैं तो वो घर वालों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। वह अपने आप को एक जाल में बंद कर लेती है कि हाँ मैं अपने घर वालों को किस तरह टाइम दूँ। अगर उसके पास दोनों तरह का प्रेशर होता है कि इधर से भी खुश कर दूँ मैं सबको, इधर से भी खुश कर दूँ, तो वे एक संघर्ष रहता है उसके पास कि मैं किस तरह इस जो भी मेरे पास विरोध हो रहा है, जो भी कुछ मेरे पास आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको मैं कैसा पूरा करूं सबसे जो मेरी उम्मीदें लगी हुई हैं। तो इसे है विरोधी भूमिका संघर्ष, यानी कि वह महिला एक मध्यवर्गीय महिलाएं किस तरह इन सब की सारी भूमिकाओं को एक सही से लेकर चलेगी, तो उसी को हम कहेंगे भूमिका संघर्ष। तो हमारा दूसरा टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। सो अब हमारा आएगा भूमिका स्थिरीकरण। भूमिका स्थिरीकरण मतलब कि भूमिका को बांटा गया है। जैसे कि मैंने आपको ये भी फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है स्थिरीकरण किसे कहते हैं। सो अब मैं भूमिका स्थिरीकरण किसे कहते हैं, ये है हमारा कि यह समाज के कुछ सदस्य के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। यानी कि समाज में कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करने की प्रक्रिया है। जैसे कि हमारा अक्सर पुरुष जो कमाने वाला होता है और जो महिलाएं होती हैं वो घर चलाने वाली होती हैं, ये रूढ़िवादी सोच है। तो महिलाओं को बांट रखा है और पुरुषों को बांट दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ घर में काम करेंगे और पुरुष घर में बाहर जाकर कमाएंगे। तो भूमिका मतलब कि पुरुष और स्त्रियों को बांट दिया गया, इसका स्तरीकरण किया गया है। तो इसी के हम भूमिका के आधार पर किसी का स्तरीकरण किसी को किसी वर्ग में वर्गीकृत करने को भूमिका स्तरीकरण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक निरंतरण। सामाजिक निरंतरण किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित होती हैं और बनाए रखी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सामाजिक निरंतरण यानी कि समाज को नियंत्रित करना। जैसे कि इसको हम नियम के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जिससे समाज को खतरा होता है कि हाँ वो नुकसान पहुंचा देते हैं, उनको समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको निरंतर रखने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, जिसको सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिसके कारण हमारा समाज है वो सुरक्षित रहे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत ही इजी था इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व, यानी कि उसकी क्यों ज़रूरी है और उसका क्या महत्व है हमारे लिए हमारी लाइफ में। सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना यानी कि सामाजिक व्यवस्था यानी कि जो भी उसकी कंडीशन है समाज की, उसकी व्यवस्था को स्थापित करना कि हाँ वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल इको चल रही है।
तो उसकी वो को स्थापित करना। फिर है मानव व्यवहार को नियंत्रण करना, यानी कि मानव व्यवहार को नियंत्रित करना मतलब कि जैसे कि होता है मानव व्यवहार को नियंत्रण करना कि जैसे कि बहुत सारे लोग गलत राह पे भटक जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, मतलब कि गलत काम करने, क्राइम व्राइम करने लगते हैं, तो उसके द्वारा उनको नियम के कारण, कानून के कारण उन्हें रोका जाता है, उन पर नियंत्रण लगाया जाता है। तो ये होगा हमारा मानव व्यवहार को नियंत्रित करना। फिर है हमारा संस्कृति के मौलिक तत्वों की रक्षा, यानी कि जो सांस्कृतिक यानी कि जो होते हैं पूजा पाठ, धार्मिक रिलेटेड कल्चर्स को लेकर जो उसके मौलिक तत्व हैं उसकी रक्षा करना कि हाँ हर किसी के कल्चर को महत्व देना, हर किसी की उसकी प्रशंसा करना। फिर है सामाजिक सुरक्षा, ये हमारा है सामाजिक सुरक्षा, यानी कि समाज को सुरक्षित रखना, कोई क्राइम से फ्री रखना, सबकी सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये सब। समूह में एक रूपता, यानी कि व्यक्तिगत अशासकीय और असंहिताबद्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पर होगा इसमें धर्म, प्रथा, परंपराएं, रूढ़ी आदि। तो ये इस पे वो होते हैं जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण होते हैं, वो नियंत्रण साधन स्वयं ही बिना किसी प्रयत्न के विकसित हो जाते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण के साधन लिखित नहीं होते बल्कि आमूर्त होते हैं। इन्हें समाज लागू नहीं करता बल्कि व्यक्ति लोकमत के डर से इसे अपनाता है। लोगों की मतलब कि जैसे कि पंचायत हो गई, पंचायत राज में कोई नियम कानून नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर कमेटी मेंबर जो मतलब कि जो मुखिया होता है वो दंड डिसाइड करता है और उसको आपको मानना पड़ता है। इन साधनों को ना मानने पर दंड तो नहीं मिलता परंतु समाज की तरफ से आलोचना अवश्य मिलती है, यानी कि तुम्हें दंड तो नहीं मिलेगा, तुम्हें समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, तुम्हारा खान पान नहीं दिया जाएगा, तुमसे कोई बोलेगा नहीं, ये सब उसको दंड दिया जाता है। फिर ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये धर्म, प्रथा, परंपराएं, रूढ़िवादी सोच में आदि। ग्रामीण समुदाय में इसका और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ग्रामीण समुदाय में जातीय नियमों का उल्लंघन करने पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, यानी कि उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता है। तो ग्रामीण कहाँ पर, ग्रामीण समुदाय में। सो ये मेरा लास्ट टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण, कि सामाजिक नियंत्रण के क्या क्या दृष्टिकोण होते हैं। एक होती है प्रकारीवादी दृष्टिकोण, यानी कि जो व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर कुछ भी वो कार्य जो भी किसी के विरुद्ध नियम कानूनों के विरुद्ध वो कार्य करता है तो उसका बल का उपयोग किया जाता है उसके साथ। और दूसरा है हमारा समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्य और प्रतिमानों को भी लागू करना, यानी कि मूल्य और प्रतिमानों को भी लागू करते हैं वे, यानी कि जो भी मतलब कि ऐसे मूल्य और लागू जिसको हमें फॉलो करना होता है। प्रतिमान मीन्स मॉडल्स रखते हैं, उसको लागू करते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति उस कार्य को करने में कुछ सोचता है, उसी को हम कहेंगे। फिर होता है दूसरा हमारा आएगा संघर्षवादी दृष्टिकोण। समाज के प्रभावों वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण के साधनों के रूप में देखा जाता है, यानी कि जो समाज में प्रभावों जिसके साथ वर्ग का बाकी समाज के नियंत्रण के सामाजिक नियंत्रण के साथ रूप में देखा जाता है। और दूसरा है कानूनों को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों की औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। संघर्षवादी मतलब जो भी कानून जो होते हैं हमारे, कानून को समाज की शक्तिशालियों और उसके हितों के औपचारिक दस्तावेजों के रूप में देखा जाता है। वो बहुत ही, क्योंकि जो कानून जो होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाता है, इसको मानना ही माना
होता है। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड समझ में आया होगा। तो मेक श्योर आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।